नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब से प्रदेश की कमान संभाली है, तब से महापुरुषों की जयंतियां राज्य स्तर पर मनाने का फैसला लिया है। यही वजह है कि आज कुरुक्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर बाग में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 325 से ज्यादा रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों और कलाकारों का यहां पर सम्मानित किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तीर्थ यात्रा योजना का पोर्टल भी यहां पर लॉन्च किया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार समाज निर्माण में संत महात्माओं की भूमिका को महत्वपूर्ण समझते हुए संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत आज पहली बार श्री राम भक्तों यानी रामलीला का मंचन करने वाले कलाकारों और रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों को सम्मानित किया है। जिला कुरुक्षेत्र के पुरुषोत्तमपुरा बाग में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 325 से अधिक रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों और कलाकारों को सम्मानित किया। आज हरियाणा में भी ऐसा मुझे जानकारी दी गई है, लगभग 300 से ऊपर 325 के लगभग रामलीलाएं होती हैं। 325 ये तो जो मुख्य रामलीलाएं, जो रजिस्टर्ड रामलीलाएं हैं, हर शहर के अंदर कहीं 10, कहीं 5, कहीं 15, कुछ कस्बों में होती हैं, गांव में होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं गली मोहल्ले में बच्चे भी करते हैं, गली मोहल्ले में छोटे छोटे ग्रुप भी करते हैं। जब रामलीलाएं होती हैं तो एक बड़ा एक वातावरण उसका बनता, राममय हो जाते हैं सब लोग। तो इस नाते से जो आप काम कर रहे हैं, हो सकता है इसमें सरकार की ओर से जितना सहयोग होना चाहिए वो ना हो सकता हो, फिर भी जहां कहीं हमारे लोग जाते हैं, आपकी आवश्यकता के हिसाब से, आपकी डिमांड के हिसाब से कुछ ना कुछ योगदान जो करना होता करके आते हैं। ऐसे अवसर पर मैं जरूर घोषणा कर सकता हूं कि आपको किसी प्रकार की कठिनाई जिसको सरकार दूर कर सकती है, ऐसी कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। भरपूर आप बढ़िया ढंग से अपनी रामलीलाओं को आगे बढ़ाओ। हरियाणा में गरीब परिवारों के बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों के भ्रमण के लिए विशेष रूप से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत बीपीएल परिवार के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग तीर्थ स्थलों का मुफ्त भ्रमण कर सकेंगे। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने इस योजना के पोर्टल का विधिवत शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री राम भक्तों को नशा मुक्त प्रहरी बनने का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने रंगमंच के जरिए से युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दें। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 22 जनवरी 2015 को पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी और इस अभियान को सरकारी प्रयासों के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक संगठनों के सहयोग से सफल बनाया गया। इसी के साथ दूसरा विषय कि आखिर जैसे मैंने बताया कि राम जी के भक्त होने के नाते हमारा यह दायित्व बनता है कि हम हमारे युवकों को गलत दिशा में जाने से रोकें। आखिर ये युवा अगर गलत दिशा में चला जाता तो ये मानो कि अपने देश का, प्रदेश का भविष्य भी गलत रास्ते पर चल पड़ेगा। वो युवा जो व्यसनों में फंसता है, खुद तो समाप्त होता ही होता है, उसके परिवार के लोग भी एक दुर्दशा की तरफ चल पड़ते हैं। तो हमने देश भर में, प्रदेश भर में यह अभियान चलाया कि ऐसी सामाजिक समस्याओं से लड़ने के लिए सरकारें तो अपना कोशिश करेंगी ही, लेकिन सामाजिक लोग भी, एनजीओ, संस्थाएं, इनको भी आगे आना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूं, हरियाणा में सबसे पहला ऐसा अभियान हमने 2015 में शुरू किया था। प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे 22 जनवरी 2015 पानीपत की धरती पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान उन्होंने शुरू कराया था। और उसका लाभ कितना हुआ। जिस प्रदेश को बेटी मारने वाला प्रदेश हरियाणा को कहा जाता था सारे देश में, उसी प्रदेश को
आज संज्ञा मिली है कि बेटियों को बचाने वाला प्रदेश अब हरियाणा प्रदेश बन गया है। जो जनरल रेशो उस समय 871 थी, वो आज बढ़कर के 932 हो गई है। संतुलन जो है वो ठीक हो गया है। अब वो समस्याएं नहीं रही जो पहले कभी कहा जाता था कि हरियाणा की ये समस्या है। वैसे ही ये नशे की समस्या, ये भी अपने पैर फैला रही है। ये भी पहले पंजाब में बहुत ज्यादा दुर्दशा हमारे युवकों की हुई, हमारे बॉर्डर एरिया पर पहले आई। अब तो कहीं कहीं से समाचार हमको मिलते हैं, फरीदाबाद के, हमको करनाल के, हमें यमुनानगर के, वहां के भी समाचार मिलते हैं कि युवकों में ये लत बढ़ती जा रही है। कैसे हमको अपने आप को ठीक करना है? युवकों को जन जागरण के नाते पहले जन जागरण करना है। हमारे जो मंचीय कार्यक्रम होते हैं वहां तो उसे तो आह्वान करेंगे ही, लेकिन मंचीय कार्यक्रम तो रामलीलाओं के साल में एक बार ही होते हैं। अन्यथा भी सामाजिक व्यक्ति को होने के नाते हम जगह जगह जहां भी काम करते हैं वहां से युवकों को भी, बाकी समाज के सब लोगों को आह्वान करना चाहिए कि इससे शरीर भी खराब है, मन भी खराब होता है, इससे बुद्धि भी खराब होती है, इससे परिवार के बाकी लोग भी, उनका भी बहुत नुकसान होता है और जिसके कारण से समाज पर एक खतरा मंडराता है। अब ये जागरण करना एक बात है, लेकिन जो लोग इसमें फंस चुके हैं उनको भी, उनसे घृणा नहीं करनी है। सहानुभूतिपूर्वक किसी भी कारण से गलती कर बैठा है, लेकिन उस व्यक्ति को वापस ला करके मुख्य धारा में लाने के लिए हमने डी एडिक्शन सेंटर, सरकार ने भी, संस्थाओं ने भी ये शुरू किए हैं कि कैसे उस एक क्रम से उस नशे को छोड़े। उसका एक सिस्टम है, डॉक्टर्स लोग उसका ठीक से प्रचार, उसका उपचार भी करते हैं। वो छोड़े और छोड़ने के बाद उसको दोबारा से जिस काम में वो था उस काम के लिए कैसे तैयार किया जाए, परिवार में भी उसका सम्मान बढ़े। अगर उसको कोई आवश्यकता है किसी चीज की, रोजगार की, कुछ और है जिस कारण से निराश होकर तनाव से उसने नशा शुरू किया था, वो भी उसको तनाव दूर करने के लिए भी कुछ उसके साथ सहयोग करना पड़ेगा, ताकि हम उसका रिहेबिलिटेशन, पुनर्स्थापित उसको कर सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ड्रग्स के सप्लायर या इस काम में संलिप्त लोगों पर रोक लगाने के लिए कानूनी कार्यवाही सरकार की ओर से की जा रही है। मादक पदार्थों को जब्त किया जा रहा है और पिछले एक वर्ष में 140 करोड़ रुपए से अधिक के मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राम केवल शब्द नहीं, बल्कि इसमें इतनी शक्ति है कि पत्थर के ऊपर राम लिखने से वो पानी में डूबता नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीलाओं का मंचन रामलीला की ओर से किया जाता है, लेकिन असल मायनों में आप सभी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। साथियों, ये राम जी का अपने आप में नाम ही इतना बड़ा है। शब्द है केवल 2 अक्षर का, रा और म। कितनी ताकत है इस शब्द में। हम पूरी जब रामलीला की ये सारी वर्णन सुनते हैं, उसकी कथा कहानी जब हमारे सामने आती है, तो जिस पत्थर के ऊपर रा और मैं लिख दिया जाए, वो पत्थर पानी में डूबता नहीं है, तैरने लग जाता है। राम के प्रति अश्रद्धा रखने वाला व्यक्ति, जो राम जी को मानता नहीं है, उसको भी अगर ये कहा जाए तुम राम मत बोलो, बार बार मरा मरा बोल दो, वो भी राम राम बन जाता है और अपने आप उसकी गाड़ी तैर जाती है। ऐसे राम जी के नाम से हम जो प्रदेश भर में नहीं बल्कि रामलीलाएं तो समुद्र से लेकर हिमालय तक पूरे देश में होती है, न केवल देश में होती है बल्कि विदेशों में भी रामलीलाओं का मंचन होता है। आप सभी जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद आपको भी कल्पना नहीं होगी कि कितना बड़ा काम ये आप कर रहे हैं। कितना बड़ा ये काम है, बहुत बड़ा काम है। सदियों से अपने समाज के लोगों को संस्कारित करना, अपनी संस्कृति के साथ जोड़े रखना,
उनके जीवन को कैसे सुधारा जाए, उनके जीवन में कोई कमी ना आए, न्यूनता ना आए, बुराई ना आए, कैसे उनको इस प्रकार के व्यसनों से बचाया जाए, इसमें रामलीला की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। जब रामलीला के मंचन के समय जो पात्र होते हैं, रामलीला के जो कलाकार होते हैं, जब वो निकलते हैं किसी यात्रा के माध्यम से अथवा मंच पर पहुंचते हैं, जब उनका पूजन होता है, तो उस समय किसी व्यक्ति के मन में यह नहीं आता है कि इस पात्र का नाम तो राम कुमार है, रमेश कुमार है या कोई और है। वो वास्तव में उस व्यक्ति में उसी चरित्र को देखते हैं जो वो अभिनव करता है, उसके चरणों में झुकता है, उसके आगे नतमस्तक होता है, उसकी भी चरण रज लेकर के माथे पर लगाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय के संघर्ष के बाद आज अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये हर देशवासी के लिए गर्व की बात है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उस दिन दूसरी दिवाली मनाई जाएगी। क्या खैर राम जी का ये जीवन अपने देश की जनता के सामने जिस प्रकार आप प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके संस्कृति को, उस समय की संस्कृति को बचाया जाने के लिए, लोगों में संस्कार जाने के लिए राम जी के मंदिर जगह जगह स्थापित सारे देश में हुए। तो राम और सीता के मंदिरों का, साथ में हनुमान जी का मंदिर, ये भी रहते रहे हैं। एक बहुत बड़ा विस्तार देश में है। वहीं अयोध्या जी में जहां राम जी का जन्म हुआ था, वहां का जो मंदिर है 16वीं शताब्दी में मुगलों के राजाओं ने उसको ध्वस्त कर दिया। बाबर ने उसको ध्वस्त किया था 500 साल पहले। उनके अपने मंसूबे रहे होंगे, उनकी अपने कुछ कारस्तानियां रही होंगी, लेकिन लंबी कहानी है वो। 500 साल में हमने मुगलों से भी मुक्ति पाई, हमने अंग्रेजों से भी मुक्ति पाई। 1947 में हम देश आजाद करके आगे बढ़े, लेकिन 47 के बाद भी कोर्ट्स में ये चक्कर चलता रहा कि वहां राम जन्मभूमि का अस्तित्व है कि नहीं है, सबूत चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उस लड़ाई को हमारे देश के कुछ प्रबुद्धजनों ने लड़ा और उस लड़ाई में विजय मिली। आखिर ये स्थापित हुआ कि हाँ, वहां राम जन्मभूमि ही है और उन्हीं का मंदिर ओरिजिनल था जिसको तोड़ करके मस्जिद बनाई थी। और आप जैसे राम भक्तों ने, मैं भी उसमें शामिल ही था, मुझे पता, भिवानी से हम कार सेवकों को शाम के समय ट्रेन भर भर के फैजाबाद भेजा करते थे। ये 1980, 82, 85 में जब ये आंदोलन चले थे, तो सबने मिलकर के इस प्रयत्न को इतना ज्यादा एक आक्रामक बनाया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी सहयोग किया और उसका निर्णय हुआ और वहां पर एक भव्य राम मंदिर जी का एक निर्माण होना चाहिए और उसके नाते से हर प्रकार की तैयारी पूरी हो गई है। अभी राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और जो दिन बताया गया है कि 22 जनवरी 2024 राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। उस दिन फिर एक दिवाली, उसी प्रकार की दिवाली जब प्रभु रामचंद्र जी लंका विजय के बाद वहां आए थे, वैसी एक दिवाली 22 जनवरी को होगी। सारे देश भर में हमको ये दिवाली मनानी है, सारे देश भर में मनानी है। और अयोध्या जी में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए भी जनता लालायित है। उतना ही इसमें ध्यान करना है कि 22 जनवरी के दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, उस दिन तो वहां बहुत सीमित लोग जाएंगे, वरना सारे देश के लोग वहां चल पड़े तो शायद वो कार्यक्रम भी अस्त व्यस्त हो सकता है। वो तो सीमित लोगों की एक सूची बनी है, वही जाएंगे, धर्माचार्य जाएंगे, कुछ प्रमुख लोग जाएंगे। जैसे उद्घाटन का कार्यक्रम हो जाएगा, उसके बाद हर दिन हजारों लाखों लोग वहां पहुंचने वाले हैं। उनकी व्यवस्थाएं वहां कर दी हैं। और हमने हरियाणा में भी, सामान्य व्यक्ति सब जाएंगे, लेकिन गरीब लोग और गरीब लोगों में जो बुजुर्ग हैं, उनके जाने के लिए भी एक विशेष जो पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके बारे में बताया है कि 60 वर्ष की ऊपर के व्यक्ति जिनकी आय कम है, बीपीएल में आते हैं,
उसके लिए फ्री योजना बनाई है कि उनका किराया नहीं लगेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनों को नशा मुक्ति और अन्य लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक श्री कन्हैया मित्तल ने अपने भजन से दर्शकों को भाव विभोर भी कर दिया। जनता टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 7 दिसंबर से 24 दिसंबर तक मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा में एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 7 दिसंबर से 24 दिसंबर तक मनाया जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया, गीता का ज्ञान शाश्वत और जीवन का पथ प्रदर्शक है। पिछले साल ये महोत्सव 16 दिन चला था और इस बार महोत्सव 18 दिन तक चलेगा। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की ओर से दिए गए श्रीमद् भागवत गीता का शाश्वत उपदेश कुल मिलाकर 5161 साल हो जाएंगे। एक गीता महोत्सव को 2016 में हमने बनाया। उससे पहले ये गीता महोत्सव के बजाय गीता उत्सव के रूप में एक छोटे लेवल पर ही कुछ सालों से मनाया जाता था। वास्तव में तो सन 2014 में जब प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र स्वयं आए थे, उस समय उन्होंने एक इस प्रकार का अपना वक्तव्य दिया था कि कुरुक्षेत्र में हमें कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में इसकी मान्यता दिलाने के लिए अतिरिक्त प्रयत्न करने होंगे। तो 2014 जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय वहाँ आकर के जब बोले थे, उसी समय में ध्यान में आया था कि हम, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में बहुत कम ऐसे स्थान विशेष हैं जिनको हम टूरिज्म के नाते, चाहे वो सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर अथवा अन्य स्थानों का विकास जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है, तो कम से कम अपनी सांस्कृतिक राजधानी इस नाते से कुरुक्षेत्र को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि गीता का एक जैसा एक विषय सारे देश और दुनिया में, जैसी हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास उसको बताता है, तो मान्यता बहुत अच्छी है और कोई चीज़ नेगेटिव नहीं है। तो गीता के बारे में तो मैं ऐसा वर्णन करता हूँ कि जैसे अपना देश का संविधान है, संविधान के बारे में कई लोग टिप्पणी करते हैं कि हमारा शासकीय व्यवस्था चलाने की गीता है, यानी उसको गीता इस रूप में कहा गया कि जैसे एक नियमावली गीता की होती है, ऐसी नियमावली वो शासकीय व्यवस्था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और मैं अगर गीता को कहूँ तो गीता इज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर वे ऑफ लाइफ, यानी गीता हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक के प्रदर्शन के नियमों के नाते से हमारा एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका जो उल्लेख है हर क्षेत्र के लिए, उसमें व्यवस्था, विधि ये बताई गई। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि साल 2016 के बाद से इस 7 सालों में अपार सफलता और लोकप्रियता मिली है। उन्होंने कहा कि साल 2019 में ये महोत्सव मॉरिशस, लंदन में भी मनाया गया था और सितंबर 2022 में कनाडा और इसी साल अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया। साथ ही ब्रह्म सरोवर के तट पर 7 दिसंबर से शिल्प एवं सरल मेला शुरू होगा। ये मेला भी 24 दिसंबर तक चलेगा। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। जैसा बताया कि 2016 में हमने पहले वर्ष इसका बड़ा शुरू किया था और करते करते इस बार 8वां ये उत्सव है। और इस बीच में 2019 में हमें पता है मॉरिशस में, क्योंकि पहले तो विदेश के लोग आते थे, बाद में विदेश के लोगों ने हमें यानी आमंत्रित करना शुरू कर दिया कि आप हमारे यहाँ आइए और आयोजन करिए। तो 19 में मॉरिशस में हुआ, 22 में कनाडा में हुआ और अभी इस साल मॉरिशस लंदन में भी हुआ, 19 में लंदन में भी हुआ और अभी इस साल ऑस्ट्रेलिया में बनाने की योजना अप्रैल के महीने में वो सब बन रही है। और स्वामी जी ही ऑस्ट्रेलिया में हो गया है, ऑस्ट्रेलिया में हो गया और अभी अप्रैल में यूएसए में। तो यूएसए की ओर से निमंत्रण है। उस नाते से अब जहाँ जहाँ भारतीय मूल के लोग हैं वहाँ से निमंत्रण खूब आ रहे हैं। श्रीलंका की ओर से बड़ा अच्छा निमंत्रण है, श्रीलंका की ओर से। तो ऐसे बाकी देशों से भी धीरे धीरे करके जैसे आगे बढ़ेंगे तो उस नाते से जरूर ये विश्वव्यापी एक संदेश
गीता का ये बनने जा रहा है। तो इस बार जो 8वां उत्सव ये होगा, इस समय महोत्सव, और 7 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। जैसे पहले एक सरस मेला लगता है जिसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाते, शिल्प और सरस नाते से बहुत से कलाकार अपने अपने प्रोडक्ट्स को, कृतियों को लेकर के वहाँ आते हैं। तो उनको वहाँ स्थान भी है, दुकानें हैं, वो सब दी जाती हैं। उसका एक सिस्टम है, 700-800 के लगभग वहाँ दुकानें हैं। उस पर वो आकर लोग उसमें आना जाना शुरू करते हैं। बहुत से अपने उपयोग की चीज़ों को खरीदना भी शुरू करते हैं। कुछ सांस्कृतिक दृष्टि से, कुछ अलग अलग प्रदेशों की उसमें जब चीज़ें आती तो हमारा उनका एक कल्चरल संबंध भी बनता है, जुड़ता है। तो वो अभी 7 तारीख से शुरू हो रहा है, 2 दिन के बाद, और 24 तारीख तक कुल मिलाकर के सारी चीज़ें चलेंगी। मुख्य जो ये उत्सव है 17 तारीख से शुरू होगा। 17 से लेकर के 24 तक वो जो 8 दिन हैं उसमें बड़े कार्यक्रम सभी होने वाले हैं। हर वर्ष हम उसमें कोई एक पार्टनर स्टेट, एक राज्य को अपना सहयोगी राज्य बनाते हैं। तो इस बार असम जो है वो हमारा सहयोगी राज्य है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा 22 दिसंबर को महोत्सव के दौरान पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 23 दिसंबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 48 कोस तक तीर्थों पर एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य भूमिका 164 तीर्थ समितियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। 22 दिसंबर को वहाँ पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन हर वर्ष होता है, तो इस बार भी 22 तारीख को संत सम्मेलन होगा। जितने देश भर के संत हैं, विदेशों से भी कुछ लोग आते हैं, उनका एक सम्मेलन वहाँ रहता है, स्कॉलर्स भी आते हैं। इस जो हमारा कुरुक्षेत्र है, इसका जितने भी महाभारत के समय के स्थान हैं, 48 कोस में ये स्थान फैले हुए हैं। अभी तक 134 स्थानों की एक सूची थी, लेकिन 2 साल पहले और नए स्थानों की खोज भी हुई। इतिहास में, साहित्य में बहुत चीज़ें लिखी हैं। 30 नए स्थान जोड़ करके अब वो स्थान 164 हो गए हैं। वैसे 164 स्थानों पर भी वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में समितियाँ बनी हैं। हर जगह पर सरोवर है, हर जगह पर मंदिर है, हर जगह पर विकास की चीज़ें चल रही हैं। केडीपी के माध्यम से बजट कुछ जो इनको देते हैं, ये भी जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ निर्माण कार्य कराते हैं। तो उस दिन उन सब 164 स्थानों की जो समितियाँ हैं उनको भी बुला करके और एक सम्मेलन जो है उनका 23 दिसंबर को ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उनके समितियों के जो प्रतिनिधि आएंगे। और विशेष बात यह है कि उनको कहा गया कि अपने अपने तीर्थ की मिट्टी और जल वो लेकर आए। बाद में ऐसा भी विचार है कि उस मिट्टी और जल से भगवान श्री कृष्ण जी की एक बड़ी प्रतिमा ये बनाई जाए और कुरुक्षेत्र में ही स्थापित की जाए। इस प्रकार का एक आह्वान उनको किया है। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य सचिव विकास गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती सहित तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सिमर की रिपोर्ट। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के इस सवाल का विजेता कौन है। बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है ए, अक्टूबर 2014। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से विवेक शर्मा। विवेक, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में गर्वित ग्रामीण विकास तरुण योजना कब शुरू की गई थी? ए, 11 जनवरी 2019, बी, 13 जनवरी 2023, सी, 15 जनवरी 2010, डी, 12 जनवरी 2015। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है,
क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में भी के लिए इतना ही। नमस्कार।